Trial balance, as the name suggests, it records all the debit and credit balances of ledger. So let's see how different and definition is being provided by the different accountant or the author. According to J.R. Bartley Boyd, trial balance is a statement prepared with the debit and credit balances of ledger accounts to test the arithmetical accuracy of the books. तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, arithmetical accuracy. So trial balance does not ensure, even if your debit and credit balances matches, it does not ensure that all the accounting entries or the posting has been done correctly into the trial balance. So according to Carter, trial balance is the list of debit and credit balances taken out from ledger. It also includes the balances of cash and bank taken from cash book. So when we prepare different journal like cash and bank book journal, and we can prepare sales journal, so accordingly all those balances are also taken while preparing trial balance. So let's see what is the objective, what are the different areas we're gonna cover. So there are some rules to understand while preparing the trial balance, वो आपको जानना बहुत जरूरी है. उसी बेस पे you will able to prepare the trial balance. Second is the format of the trial balance, and third we'll take one question based on which I'll explain how we treat and prepare trial balance from the ledger balances. Okay, so let's see what are the rules to understand. So the rules to understand, I have divided these rules into two way. One, in this part I'll cover how to, I'll try to make you understand कि क्यों हम ऐसा करते हैं, कि क्या कारण है. दूसरे पार्ट में अगर आपको ये लगे कि नहीं ये मेरे को इतना नहीं समझ में आ रहा है, सो इन द सेकंड पार्ट आई हैव एक्सप्लेन कि ये सब सिर्फ सिंपल से ये चीज़ें याद कर लो, सो अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर and go through while preparing the trial balance. So let's understand first, because that's my objective is to make you understand, because once you understand, अगर एक बार ढंग से चीज़ समझ में आ गई, उसके बाद कहीं से भी कुछ भी कोई घुमाए क्वेश्चन जैसा भी दे, you can solve the question very well. So let's see. So in this, the first thing which I have, I'll start with the accounting equation. The accounting equation says asset is equal to capital plus liability, right? Now what is asset? Asset में एक ही रूल मैं आपको बोलता हूँ, आपको सिर्फ याद रखना है, उसके अलावा और कोई रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर अपने आप रूल्स डेवलप होते रहते हैं. सो वंस यू अंडरस्टैंड, सिर्फ एक चीज याद रखनी है, असेट का क्या रूल है. असेट का रूल ये है कि असेट इंक्रीज ऑन डेबिट साइड, दैट्स इट. अब उसके अलावा दूसरे रूल्स अपने आप फॉर्म्स होते हैं, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं. क्योंकि असेट एक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, तो राइट हैंड साइड की तरफ जो भी रूल होगा दैट विल बी अपोजिट टू व्हाट इज द रूल फॉर लेफ्ट हैंड साइड. तो असेट लेफ्ट हैंड साइड पे हमने रखा है, उसका रूल है कि इंक्रीज डेबिट साइड में होती है. तो कैपिटल एंड लायबिलिटीज का अपने आप पता लग गया क्या रूल होगा. तो कैपिटल और लायबिलिटी किस तरफ इंक्रीज होती है, इट इंक्रीज ऑन द क्रेडिट साइड. अब असेट लायबिलिटी पता है, कैपिटल पता है. हम बिजनेस क्यों करते हैं, हम बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, लॉस भी हो सकता है, पर हमारा कैपिटल कैसे इंपैक्ट होती है. माई कैपिटल गेट्स इंपैक्टेड बेस्ड ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट. Whatever profit I earn, अब प्रॉफिट से क्या होता है, अगर मेरा प्रॉफिट हुआ बिजनेस में तो मेरा कैपिटल इंक्रीज होगा, और अगर मेरा लॉस हुआ बिजनेस में तो मेरा कैपिटल डिक्रीज होगा. तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि कैपिटल इंक्रीज, प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होता है, तो क्या रूल एस्टैब्लिश हो जाता है प्रॉफिट का. प्रॉफिट लॉस के लिए कैसे क्या रूल होगा, क्योंकि प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट का भी वही रूल होगा, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट साइड में होती है, इसलिए प्रॉफिट जब होगा तो हम क्रेडिट करेंगे. और लॉस होगा क्योंकि लॉस से कैपिटल डिक्रीज होती है, और कैपिटल डिक्रीज किस तरफ होती है, कैपिटल डिक्रीज होगी आपकी डेबिट साइड में. क्लियर. तो इसीलिए लॉस से मेरा कैपिटल डिक्रीज हो रहा है. सो दिस इज हाउ आई एम ट्राइंग टू मेक इट आउट दैट रिमेंबर ओनली वन थिंग, असेट इंक्रीज किस तरफ होता है, असेट डेबिट साइड में इंक्रीज होता है. तो अपोजिट कैपिटल लायबिलिटी है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, तो इसीलिए कैपिटल लायबिलिटी विल इंक्रीज ऑन क्रेडिट साइड. नो, कैपिटल किस चीज से इंपैक्ट करती है, कैपिटल प्रॉफिट से इंपैक्ट होती है और लॉस से इंपैक्ट होती है. अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगी, और लॉस होगा तो कैपिटल डिक्रीज होगी. और कैपिटल बढ़ने का रूल क्या है कि कैपिटल इंक्रीज किस तरफ होती है, क्रेडिट साइड में. इसलिए जब प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल इंक्रीज होगी, इसलिए हमने प्रॉफिट का जो रूल होगा वो क्या होगा, इंक्रीज ऑन क्रेडिट साइड. अगर लॉस हुआ, लॉस से कैपिटल रिड्यूस होती है. तो अगर डिक्रीज हो रही है कैपिटल डिक्रीज किस तरफ होती है, डेबिट साइड में. इसलिए अगर लॉस होता है तो हम उसे डेबिट साइड में इंक्रीज करते हैं, राइट. लॉस का ये रूल होगा कि इंक्रीज ऑन डेबिट साइड. नाउ प्रॉफिट और लॉस कैसे आता है. प्रॉफिट लॉस इज दी व्हाट, इनकम और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो आप करते हैं बिजनेस में, उससे आपको प्रॉफिट निकल के आता है, लॉस निकल के आता है, राइट. सो अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा रेवेन्यू और उसके एक्सपेंस के लिए क्या रूल हुआ. रेवेन्यू के लिए, रेवेन्यू से क्या होता है आपका
प्रॉफिट आएगा, इंक्रीज हो रहा है, तो रेवेन्यू से क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज होगी, तो इसलिए रेवेन्यू जब होगा तो हम इंक्रीज ऑन द क्रेडिट साइड। अब रेवेन्यू के लिए रूल आ गया, तो एक्सपेंस के लिए क्या रूल होगा, एक्सपेंस के लिए रूल ये होगा कि एक्सपेंस से मेरा कैपिटल रिड्यूस होती है और कैपिटल रिड्यूस डेबिट साइड में होती है, इसलिए जब एक्सपेंस होगा तो इसका क्या मतलब होगा, एक्सपेंस इंक्रीज ऑन डेबिट साइड। तो यहाँ पर आपका क्लियर कट निकल आया रूल कि किस हिसाब से हम एक के बाद एक रूल्स स्टैब्लिश होते गए। वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट while doing so many questions, then it will come automatically into your brain. इसके अलावा मैंने एक आसान, अगर ये नहीं समझ में आया, ये मैं चाहता हूं कि आप समझें इसे, so that anything comes you can solve your question very easily. इसके अलावा एक और बनाया है कि जिसमें आपको क्लियर हो जाए कि किस हिसाब से, यहाँ पर देखो बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कोई भी होगी वो इन 5 कैटेगरी में ही डिवाइड होगी, असेट्स होगी, लायबिलिटी होगी, कैपिटल होगी। अगर हम देखें जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन में आते तो हम क्या करते थे, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और उस सिचुएशन में हम क्या करते थे, जब भी हमारा प्रॉफिट होता था इन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, जहां पर प्रॉफिट या लॉस होता था तो हमें कैपिटल को इंपैक्ट करना पड़ता था। पर ऑन ए डेली बेसिस हर ट्रांजैक्शंस के लिए मैं प्रॉफिट नहीं निकाल सकता हूं, तो सॉल्यूशन क्या निकाला कि हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। वो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे, एक तरह मेरा रेवेन्यू होगा या इनकम होगा, दूसरा क्या होगा, एक्सपेंसेस होगी। उस बेस में हम एट द एंड ऑफ ए मंथ और क्वार्टर, half yearly or yearly, whatever the business decides, based on that will compute profit and that profit will add back into the capital. Clear? तो अब इस रूल्स के हिसाब से अगर आप देखें एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और इनकम और एक्सपेंस, अगर आप देखेंगे ये जो डायगोनल है लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू और इनकम, ये डायगोनल इंक्रीज क्रेडिट साइड में होते हैं। तो सिर्फ याद रखने के लिए आप अगर ये याद रखें LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, राइट, तो अगर आपको LIC याद है तो आपको ये रूल याद होगा, LIC अगर है तो इंक्रीज क्रेडिट साइड में होती है। L stands for liability, I stands for income or revenue and C stands for capital. Okay, so this is the main understanding which I want you to be have so that आप आगे क्वेश्चंस कर पाए। जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो जो लेजर के बैलेंसेस होते हैं उनके बैलेंसेस देखते हैं कि किस तरफ का डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। अब जो भी साइड जिस तरफ इंक्रीज होती है उस साइड का बैलेंस होता है। लेट्स से अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हैं, क्लियर, कैश अकाउंट में आपके पास एट द यू स्टार्ट विद 1000 रुपीज, अगर आपके पास 1000 है उसमें से ड्यूरिंग द मंथ आप 600 रुपीज खर्च देते हैं, तो आपके पास एट द एंड ऑफ द मंथ क्या बचा, अगर क्योंकि असेट है, कैश इंक्रीज डेबिट साइड में होता है, डेबिट साइड में आपने 1000 रुपये लिखे, एक्सपेंस किया, एक्सपेंस हुआ तो कैश रिड्यूस हुआ तो आपने 600 क्रेडिट साइड में लिखे, तो 400 बैलेंस बचा। 400 बैलेंस आप लिख क्रेडिट साइड में रहे, पर बैलेंस क्या है, ज्यादा किस तरफ का है, डेबिट साइड का है, क्योंकि बैलेंसेस हमेशा देखते हैं कि किस तरफ से इंक्रीज होती है दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन और दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट लाइक एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो इस हिसाब से जहां पर भी इंक्रीज होता है उसी तरफ हम बैलेंसेस लिखते हैं। ओके, अब फॉर्मेट देख लेते हैं क्या है। फॉर्मेट अगर आप देखें तो पहले नेम ऑफ द बिजनेस आ जाएगा, उसके बाद ट्रायल बैलेंस हम किस पर्टिकुलर डेट पे बना रहे हैं, क्योंकि ये एक डेट पे बनता है कि हम सब उस डेट पर हम अपना सारा बुक्स क्लोज करते हैं, लेजर अकाउंट क्लोज करते हैं, देन वी ट्रांसफर दोज बैलेंसेस इनटू trial balance while preparing. There are different method of preparing trial balance, but the most important and most widely usable method जो है वो है balancing method, जिसमें हम लेजर के जो balances होते हैं वो ट्रायल बैलेंस में डालते हैं। तो इसमें सीरियल नंबर डाल दिए, हेड्स ऑफ अकाउंट्स दे दिया कि कैपिटल से है, अकाउंट से है, ड्राइंग से है, कैश अकाउंट से है, ऑल दोज अकाउंट्स मेंटेन, एंड लेजर फोलियो की ये जो अकाउंट हेड्स आ रहे हैं वो कौन से लेजर के पेज से आ रहे हैं, तो वहाँ पर हम लेजर के पेज नंबर लिख देते हैं जहाँ से भी डिफरेंट अकाउंट हेड्स आ रहे हैं। उसके बाद डेबिट अमाउंट, अगर डेबिट बैलेंस हो तो डेबिट में लिखेंगे, लाइक कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट साइड में होती है तो उसका क्रेडिट लिखेंगे। ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स इज व्हाट, ड्राइंग्स इज नथिंग बट ओनर विड्रॉ द मनी फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस। अब लाइक मैंने बताया था कि बिजनेस और ओनर टू डिफरेंट एंटिटी होती है, इसीलिए द कैपिटल आल्सो शोन टूवर्ड्स लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब अगर उसने पर्सनल यूज से निकाला है पैसा तो कैपिटल रिड्यूस होगी और कैपिटल रिड्यूस डेबिट साइड में होती है, इसलिए ड्राइंग्स का बैलेंस डेबिट होगा। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैं चाहता हूं आपको पता होने चाहिए। कैरियज, कैरियज क्या होता है? कैरियज इज लाइक ए ट्रांसपोर्टेशन या शिपिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट जो बिजनेस में होती है। अब इसमें कैरियज इनवर्ड भी है, कैरियज आउटवर्ड भी है। अब कैरियज इनवर्ड क्या है? आप इन से समझिए, कैरियज इन, जब भी आप कोई माल खरीद रहे हैं तो अंदर लेके आएंगे, इन हो रहा है, तो उस माल को लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपने खर्ची तो वो क्या है, हो गया आपका कैरियज इनवर्ड।
तो दैट्स अ एक्सपेंस टू यू बिकॉज यू आर इनकरिंग। कैरेज आउटवर्ड क्या है? कैरेज आउटवर्ड कब होगा? जब हम गुड्स बाहर बेचेंगे। भेजेंगे कैसे? व्हेन वी सेल इट टू, तो जब हम माल को बेचते हैं बाहर के लिए, तो उसमें क्या होगा? कैरेज आउटवर्ड। तो एनी द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो बिजनेस इनकर करता है टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, दैट इज नोन एज कैरेज आउटवर्ड। अब इसमें इनवर्ड है चाहे आउटवर्ड है, दोनों ही खर्चे हैं बिजनेस के लिए। क्लियर है? क्योंकि वहां पर जब मैं बेचता हूँ माल, बेचने के लिए मेरे को जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खर्चनी पड़ती है बिजनेस को, तो दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस टू द कंपनी और द बिजनेस। और अगर कोई सामान मैं खरीद रहा हूँ तो उस खरीदने के लिए जो भी मैंने ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, चाहे रिक्शा में लेके आया, ट्रक में लेके आया, ट्रेन से लेके आया, हवाई जहाज से लेके आया, ऑल द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो भी मेरे को लाने के लिए लगी माल, तो वो भी मेरा खर्चा है। तो एज खर्चा, अभी इससे पहले वाली स्लाइड में हमने बताया एज खर्चा बीइंग एन एक्सपेंस इंक्रीज ऑन डेबिट साइड, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है डेबिट, कि डेबिट साइड में इंक्रीज होगा। नाउ कम्स टू द रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, क्योंकि रिटर्न इनवर्ड में क्या है, रिटर्न आउटवर्ड में क्या है। रिटर्न इज वापस आना, इन मतलब अंदर। आपके पास कोई चीज़ अंदर कब आई? जब आप सेल करते हैं, आपने कोई चीज़ सेल करी, कस्टमर को पसंद नहीं आई तो उसने कुछ आपको वापस कर दिया, क्योंकि सेल इंक्रीज क्रेडिट साइड में होती है। तो जो रिटर्न होगा, तो आप ये तो है नहीं कि अगर आप ये समझिए कि आपने एक सामान बेचा 10,000 रुपीज़ में किसी कस्टमर को, उसमें से 10,000 में से उसने 6,000 का सामान वापस भेज दिया। क्लियर है? तो अब आप उससे तो 10,000 पूरा मांगे नहीं, कि उसने तो सामान वापस भेज दिया। तो वापस जब आपके पास वापस आ गया तो क्या हुआ? आपकी इनकम वापस से रिड्यूस हो गई, और इनकम रिड्यूस डेबिट साइड में होती है। इसलिए वेन एवर देयर इज अ रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि इनवर्ड इन से समझिए कि बाहर से सामान अंदर आ रहा है, जो बेचा था वही रिटर्न करेंगे लोग, तो इसलिए डेबिट साइड। अब आउटवर्ड, जैसे उन्होंने हमें वापस भेजा है जो हमारे बायर से या जो हमारे कस्टमर, उसी तरह मैंने भी कुछ माल खरीदा होगा कहीं से, अब कुछ भी चीज़ बनाने के लिए, तो जो माल मैं बाहर भेज रहा हूँ दैट इज आल्सो कि अब मैं बाहर भेज रहा हूँ, तो मेरा भी जब मैं परचेज करता हूँ और मेरे को कोई उस परचेज में से मेरे को कोई चीज़ पसंद नहीं आई या कुछ क्वालिटी का इशू है, तो मैं उसे वापस बाहर भेज देता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न, और यू कैन से रिटर्न आउटवर्ड। तो अब परचेज क्योंकि इंक्रीज होती है डेबिट साइड में, तो जब मैं वापस बाहर भेज दूंगा तो मेरी परचेज डिक्रीज हो रही है एक तरह से, तो डिक्रीज किस तरफ होगी? क्रेडिट साइड में। क्लियर? नाउ कम टू दैट जीएसटी, बिंग जीएसटी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो अब जीएसटी को कैसे हैंडल करें? कोई भी जीएसटी हो, चाहे सीजीएसटी हो या there's so many there's 3 types of GST that has been introduced, उस डिटेल में नहीं जाते हैं, बस कोई भी टाइप का जीएसटी है उसमें हमें क्या देखना है, इनपुट जीएसटी है या आउटपुट जीएसटी है। इनपुट जीएसटी क्या होता है? लाइक इन स्टैंड्स फॉर यू आर ब्रिंगिंग समथिंग। अगर आप कोई माल आपने बाहर से खरीदा तो क्या होगा? आपके पास माल आया, अब जो पेमेंट है उस कोई भी, जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं आजकल, कितनी आप चाहे स्विगी से कुछ ऑर्डर, खाने का ऑर्डर कर लें, कुछ भी मंगाते हैं, उसमें जीएसटी लग के आता है, पर आप पेमेंट तो पूरी करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सामान के साथ साथ उस टैक्स की जो जीएसटी के नाम से, वो भी आपने पेमेंट कर दी जब आपने खरीदा। तो इनमें क्या हुआ? मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर दी, तो एंट्री क्या रहती है? लाइक अगर आपने गुड खरीदा, गुड्स अकाउंट डेबिट, और वी कैन से परचेज अकाउंट डेबिट, और जीएसटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने पेमेंट कर टू वेंडर्स। अगर पेमेंट कर दी तो पूरा कैश चला जाएगा, और अगर बाद में पेमेंट करें तो वेंडर्स अकाउंट, क्योंकि लायबिलिटी क्रिएट होगी, बाद में मैं पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? तो इनपुट जीएसटी का मतलब जब मैंने माल खरीदा तभी एक्सक्यूज मी, मेरे को पैसा मैंने पूरा दे दिया, तो इसलिए वो डेबिट बैलेंस है। और आउटपुट जीएसटी जब मैं सामान बेचूंगा, तो जब मैं सामान बेचता हूँ तो मैं क्या एंट्री करता हूँ? मैं अपने डेटर्स को क्रिएट करता हूँ, या कैश आता है तो कैश को डेबिट करता हूँ और सेल को क्रेडिट करता हूँ। पर क्योंकि इसमें टैक्स भी लगा हुआ है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ? आउटपुट जीएसटी, क्योंकि ये पैसा मैंने क्या किया? मैंने कस्टमर से रिकवर किया, तो ये मेरी लायबिलिटी है। क्या है? क्योंकि मेरे को गवर्नमेंट को पैसा देना है। तो क्या करते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ कंपनी? इनपुट जीएसटी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पैसा दिया हुआ है, आउटपुट जीएसटी जो पैसा मैंने कस्टमर से लिया, उन दोनों को देखते हैं कि डिफरेंस कितना है, और बैलेंस अमाउंट ही पे करना होता है कि वो एक दूसरे सेट हो जाती है, सेट ऑफ कर देते हैं। दिस इज अबाउट जीएसटी। सो इनपुट जीएसटी हैज अ डेबिट बैलेंस बिकॉज आई हैव ऑलरेडी पेड द मनी एंड आई ऑलरेडी पेड द मनी, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट होगा। और जब मैंने माल बेचा तो आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होगा, तो दैट विल बी हैविंग ए क्रेडिट बैलेंस। क्लियर? अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा लिख के ज़रूर देना,
तो मुझे पता लगे कि कहाँ पर आपका इश्यूज है, सो आई सॉल्व योर क्वेरी। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स रादर देन जस्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। चलो तो अब देखते हैं एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसे चीज़ें मूव करती हैं। तो इस क्वेश्चन में बैलेंसेस दे रखे हैं लेजर अकाउंट के एंड वी हैव टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। परचेजेस जैसे मैंने बताया इनकम एंड एक्सपेंस बनाते हैं, फिर प्रॉफिट निकलता है। परचेजेस जब आप करोगे तो क्या है, एक्सपेंस टू यू, क्योंकि आपने खर्चा किया। जब सेल करोगे इनकम। परचेज बीइंग एन एक्सपेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि कुछ चीज़ खरीदो तो डेबिट बैलेंस इंक्रीज डेबिट साइड में होती है, तो हमने इसको डेबिट साइड में डाल दिया अमाउंट। अब डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं, मेरे कस्टमर्स होते हैं। कस्टमर इज व्हाट, क्योंकि उनसे मुझे पैसा लेना है तो वो मेरी असेट है। असेट का क्या होता है, असेट इंक्रीज डेबिट साइड में होती है, तो डेबिट बैलेंस होगा, इसलिए हमने इस डेटर्स को भी डेबिट साइड में डाल दिया। अब नाउ प्रीमाइसेस चाहे कोई भी हो बच्चों, चाहे फ्री होल्ड प्रीमाइसेस हो या लीजोल्ड प्रीमाइसेस हो। प्रीमाइसेस एक जगह है, बिल्डिंग भी बोल सकते हैं उसे। चाहे लीज है चाहे फ्री होल्ड है, आपके लिए वो असेट है, क्योंकि आपने वो ले रखा है असेट जिसको आप यूज कर रहे हैं ओवर द पीरियड्स। तो असेट है, असेट इंक्रीज किस तरफ होती है, डेबिट साइड में, इसलिए प्रीमाइसेस को भी मैंने डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस में डाल दिया। अब सेल्स क्या है, सेल्स आपकी इनकम है, और इनकम कहाँ इंक्रीज होती है, क्रेडिट साइड में। जैसे मैंने बताया LIC में आईज इनकम इंक्रीज ऑन क्रेडिट साइड, तो इसलिए सेल्स को मैंने क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस लिख दिया। अब गुडविल क्या होती है, गुडविल जब आप किसी का बिजनेस खरीदते हो, राइट, जब बिजनेस खरीदते हो तो उसमें कुछ असेट्स होती हैं, कुछ लायबिलिटीज होती हैं, कुछ पैसा कंपनी चार्ज करती है अपनी गुडविल में, जो उन्होंने ओवर द पीरियड कमाया है वो आपसे पैसा चार्ज कर रहे हैं। तो आपने जब पैसा दिया किसी एक फिक्टिशियस जो चीज़ है जो आपके पास नहीं है, जो दिख नहीं रही है, और आपने उसका पैसा दिया, तो जैसे कोई असेट है उस बिजनेस की, जैसे आपने उसको कुछ मशीनरी खरीद रही, तो आपका मशीनरी अब आपकी असेट हो गई। तो एक तरह से गुडविल जब आपने पैसा दिया तो खर्चा आपने, तो वो आपकी एक असेट है, और असेट इंक्रीज किस तरफ होती है, डेबिट साइड में होती है, इसलिए एसेट गुडविल को हमने डेबिट साइड कर दिया। पेटेंट, ऐसे ही लोग अपना कई सारे पेटेंट बना लेते हैं जो आपका अपना पर्सनल है, जो कोई और यूज़ नहीं कर सकता। अगर कोई यूज़ करे तो लाइक ट्रेडमार्क है, जैसे ट्रेडमार्क में एडिडास का लोगो है, तो उसी तरह पेटेंट्स भी कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेती है और उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो इट्स लाइक असेट टू यू बिकॉज नोबडी कैन यूज़ इट, उससे आपको फ़ायदा मिलता है, रेवेन्यू मिलता है। तो इसलिए ये जो आपकी असेट है, तो असेट इंक्रीज डेबिट साइड में होती है, इसलिए पेटेंट्स को मैंने डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल रखा। आई ट्राइड टू कैप्चर ऑल द कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि हम टर्म्स और डेफिनेशन पहले नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपको क्लियर नहीं होगा क्या कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन विल टेक ऑल दोज टर्म्स, सो एट दैट, बिकॉज एट दिस टाइम व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, आपको वो कोरिलेशन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और डेफिनेशन भी अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर? तो बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट इज, आपके बैंक में 1000 रुपए हैं पर आपने 1500 रुपए निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके पैसे तो आपके पास है नहीं, 1000 रुपए थे, तो आप 1500 कैसे निकाल सकते? बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि एक लिमिट तक आप अपना ओवरड्रा कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जो भी मैंने ओवरड्रा किया वो मेरी लायबिलिटी है, बिकॉज मेरे को बैंक को पैसा देना है वापस, मेरे अकाउंट में उतना पैसा है नहीं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट बीइंग अ लायबिलिटी टू मी और द बिजनेस, सो, और लायबिलिटी इंक्रीज किस तरफ होती है, क्रेडिट साइड में, LIC इज लायबिलिटी। सो हमने इस बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस जो भी निकल के आया, बिकॉज लायबिलिटी इंक्रीज ऑन क्रेडिट साइड, सो दैट्स वाई जो भी बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट का था हमने क्रेडिट साइड में ले दिया। ओपनिंग स्टॉक क्या है, ओपनिंग स्टॉक में असेट है, क्योंकि इसके ऊपर ही मैं आगे अपना सामान बेचूंगा। ये मेरे पास एक असेट है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ टू अर्न रेवेन्यू, राइट। तो दिस इज माई असेट, असेट इंक्रीज डेबिट साइड, इसलिए हमने ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस लिखा। कैरिज, अब कैरिज जैसे मैंने आपको समझाया, इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही खर्चे हैं बिजनेस के लिए, और खर्चा इंक्रीज किस तरह होता है, डेबिट साइड में, इसलिए हमने कैरिज को डेबिट साइड में लिखा। इनवर्ड होता तो भी लिखते हैं, आउटवर्ड होता तो भी लिखते हैं। अब डिस्काउंट उसने अपने आप दिया हुआ है क्रेडिट, मतलब क्रेडिट बैलेंस है। इसको समझने के लिए अगर देखें तो डिस्काउंट क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या, डिस्काउंट मेरी इनकम है, जिसको जो भी जहाँ से भी हमने सामान खरीदा उसने मुझे कुछ डिस्काउंट दिए, तो मेरी इनकम हुई, और इनकम इंक्रीज क्रेडिट साइड में होती है। और इसने लिख के दिया, अगर नहीं भी लिखा होता, अगर उसने लिखा था डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव इज माई इनकम, सो विल राइट इट डाउन, बिकॉज इनकम क्रेडिट बैलेंस होता है,
इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड में ऑफ द ट्रायल बैलेंस लिखा। सेम वे डिस्काउंट डेबिट, उसने डेबिट दिया है, अगर नहीं लिखा होता तो डिस्काउंट डेबिट का मतलब क्या है, डिस्काउंट मैंने दिया किसी को, अब किसी को मैंने दिया, दैट्स अ लॉस टू मी एंड लॉस इंक्रीज ऑन डेबिट साइड, क्लियर। तो इसलिए डिस्काउंट जो डेबिट में बोला है उसने, डेबिट बैलेंस दिया है उसने, तो हमने लिखा, अगर नहीं दिया होता और अगर वो लिखता डिस्काउंट अलाउड तो मैं डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस लिखता। नाउ बिल्स रिसीवेबल, अभी बिल्स रिसीवेबल क्या है देखो, जब आप बिजनेस करते हो तो आपको क्रेडिट पे सामान बेचना पड़ता है। अब कुछ ऐसे आपके कस्टमर है जिनसे आपका रोज का लेन देन है, जान पहचान है, तो आपको पता है कि वो आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं, आपका पैसा वापस आ जाएगा। पर आप बिजनेस करने बैठे हैं, देयर कैन बी कस्टमर्स whom you don't know, but you cannot deny that I'll not sell it to you because I don't know you. So क्या एक फैसिलिटी की जाती है जिस कस्टमर को हम नहीं जानते, कि हम एक डॉक्यूमेंट साइन करवा लेते हैं कस्टमर से, जिसमें वो लिखता है कि इतना पैसा, जितना भी अमाउंट कस्टमर को पे करना है, इतना पैसा इस दिन के बाद, उसमें पीरियड मेंशन कर दिया जाता है कि इतने दिन के बाद इतना अमाउंट मैं जिससे मैंने सामान खरीदा है उनको मैं दूंगा। तो उसमें पार्टीज का नेम आ जाता है, साइन आ जाते हैं, और उसमें एक्सेप्टेंस आ जाती है ऑफ द कस्टमर कि मैं इतना पैसा इतने दिन के बाद इनको दूंगा। तो बिल्स रिसीवेबल इज ए काइंड ऑफ द कस्टमर जिसको मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए मैंने ये एक फैसिलिटी बिल रेज किया एक्चुअली, वी कैन से। ये लेटर आपके पार्ट चैप्टर में आएंगे कोर्स में, पर फॉर द टाइम बिंग यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट एक फैसिलिटी हमने दी सो दैट वी कैन सेल इट टू दोज कस्टमर आल्सो टू हुम वी डू नॉट नो, बट मेरे को अपना जो पैसा मेरा कहीं नुकसान ना हो जाए उसको सेव करने के लिए मैंने एक लिखित में एक तरह से हमने कॉन्टैक्ट करवा लिया कि हाँ आपको मेरे को इतना पैसा देना है। तो अगर वो नहीं देता है तो वी कैन गो इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू रिकवर द मनी फ्रॉम दैट, क्लियर। सो बिल्स रिसीवेबल बीइंग एन एसेट लाइक ए कस्टमर और एसेट इंक्रीज ऑन द डेबिट साइड, दैट्स व्हाई ही रिटर्न इट इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। सेम वे बिल्स पेबल, अब जिसको मैंने सामान बेचा वो मुझे पैसा देगा, मैंने बिल्स लिखवा लिया। उसी तरह ये भी हो सकता है जिससे मैं सामान खरीद रहा हूँ, वो मुझे नहीं जानता, अब उसको भी गारंटी चाहिए कि उसका पैसा वापस मिले, तो पेबल इज मीन्स आउटस्टैंडिंग। रिसीवेबल मतलब अगर हम डेफिनेशन सिर्फ वर्ड के मीनिंग से समझते हैं, रिसीवेबल्स मेरे को जो पैसा मिलना है, पेबल मतलब जो मुझे पैसा देना है। इट्स बीइंग आउटस्टैंडिंग टू मी, दैट्स बीइंग लायबिलिटी, और लायबिलिटी इंक्रीज किस तरफ होती है, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट साइड में होती है, इसलिए बिल्स पेबल को हमने क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट लिखा। रिटर्न इनवर्ट, रिटर्न इनवर्ट जैसे अभी हमने बात करी थी, मेरे पास इनवर्ट कब आएगा, जब मैंने कोई सामान बेचा होगा और उस कस्टमर को पसंद नहीं आया तो उसने सामान वापस कर दिया। रिटर्न मतलब वापस करना, इन मतलब अंदर, मतलब बिजनेस के पास वो सामान आया कैसे, क्योंकि वापस आया है, इसका मतलब मैंने बेचा होगा तभी वापस आया होगा क्योंकि उसको पसंद नहीं आया, या क्वालिटी का इशू, और जो भी फैक्टर हो सकते हैं। तो सेल्स, बिकॉज मैंने सेल की थी, वही सेल उसने वापस भेज दी, तो सेल क्या हुआ, सेल इंक्रीज क्रेडिट साइड में होती है, तो डिक्रीज किस तरफ होगी, क्योंकि वो सेल अब मेरी डिक्रीज हो रही है, इन्वर्ट हो रहा है। तो सेल्स रिटर्न डिक्रीज ऑन द डेबिट साइड बिकॉज सेल इंक्रीज क्रेडिट साइड में होती है, तो इसलिए सेल्स जो रिटर्न इनवर्ड है हमने डेबिट साइड में लिखा। अब सेम वे इसको परचेज रिटर्न भी बोल सकते हैं और रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हैं। अब मैंने सामान कुछ खरीदा, वो मुझे सही नहीं लगा, मैंने वापस दे दिया। अब जब मैंने वापस दे दिया तो मैं उसको पैसे तो नहीं दूंगा उतने, तो मेरी परचेज जो मेरा एक्सपेंस है जो डेबिट साइड में इंक्रीज होता है तो डिक्रीज क्रेडिट साइड में होता है, तो इसलिए परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड विल बी रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, क्लियर। ड्राइंग्स मैंने जैसे अभी आपको बताया पहले कि ड्राइंग्स पर्सनल यूज के लिए ओनर विड्रॉ करता है फ्रॉम द बिजनेस, राइट। बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है, तो बिजनेस का क्या हुआ, बिजनेस की तरफ से तो उसकी लायबिलिटी कम होगी, क्योंकि उसे अगर कैपिटल के 10,000 रुपये देनी है और उसने 2,000 रुपये बिजनेस से निकाल लिए, तो अभी तो बिजनेस को तो सिर्फ 8,000 रुपये ही देने हैं ना टू द ओनर, क्लियर। तो इसलिए ड्राइंग्स का क्या हुआ, कैपिटल रिड्यूस कर रहा है ड्राइंग्स, और कैपिटल रिड्यूस किस तरफ होती है, डेबिट साइड, तो इसलिए ड्राइंग्स का हमने डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस लिखा। सेम वे अब इन्वेस्टमेंट, अब कंपनी इन्वेस्ट करती है कई सारी चीज़ों में, शेयर्स में कर सकती है, प्रॉपर्टी में भी कर सकती है, तो ये इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, आपने कहीं पर पैसा लगाया जिससे आपको वापस से पैसा मिलेगा, इट्स एन असेट टू मी बिकॉज I can sell that asset later on. Asset can be in the form of property also, in the form of shares also. So this investment is what? Investment is asset. Asset किस तरफ इंक्रीज होती है, डेबिट साइड में, इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट का जो भी बैलेंस आया डेबिट बैलेंस
ही होगा क्योंकि इंक्रीज डेबिट साइड में होती है, इसलिए ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखा। नाउ कम सैलरीज एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस क्या है? ये बिजनेस के खर्चे हैं। यहाँ पर मैं कुछ पेमेंट कर रहा हूँ अपने मजदूरों को या ऑफिस में जो भी मैंने लोग रखे हैं उनको मैं पेमेंट कर रहा हूँ, उस पेमेंट की वजह से मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। सैलरी एंड वेजेस है ना एक्सपेंस टू मी। एक्सपेंस इंक्रीज किस तरह होता है? डेबिट साइड में, इसलिए मैंने सैलरी एंड वेजेस को डेबिट साइड में बैलेंस उसका लिख दिया। ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट भी क्या है? एक्सपेंस है मेरा, और एक्सपेंस इंक्रीज किस तरह होता है? डेबिट साइड में, इसलिए ऑफिस रेंट को भी डेबिट बैलेंस होगा उसका, तो डेबिट बैलेंस है तो इसलिए हमने डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस लिखा। नाउ कम कमीशन। कमीशन में वो बता रहा है डेबिट। कमीशन का मतलब क्या? मैंने कमीशन दी। डेबिट बैलेंस अगर बोल रहा है तो इसका मतलब क्या? मेरा खर्चा है। क्रेडिट बैलेंस होता तो मेरी इनकम होती। क्लियर? जैसे हमने डिस्काउंट पे देखा, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस इज एन एक्सपेंस टू मी, तो इसलिए मैंने कमीशन को डेबिट साइड में लिखा कि मैंने किसी को कमीशन दी कोई भी काम करने के लिए, चाहे मैं माल बेचने के लिए अपना कमीशन देता हूँ किसी को, या और किसी कोई और लेट से आप किसी प्रॉपर्टी कोई डील साइन करवा रहे हैं तो आप एडवोकेट्स रखते हैं या उनको कमीशन देते हैं, या कोई और मीडिएटर रखते हैं उनको कमीशन देते हैं। सो इट्स एन एक्सपेंस टू द बिजनेस, दैट्स वाई एंड एक्सपेंस इंक्रीज ऑन डेबिट साइड, इसलिए हमने डेबिट साइड में कमीशन लिख दिया। अब पोस्टेजेस, आप बिजनेस में कई सारे खर्चे करते हो, आपने कुछ पोस्टेजेस भी खरीदे हो। अभी आजकल तो पोस्टेजेस का ज़माना इतना है नहीं, तो पोस्टेजेस जो आपने खर्चा किया तो खर्चा बीइंग एन एक्सपेंस इंक्रीज ऑन डेबिट साइड, और वी कैन से एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए हमने ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में पोस्टेजेस को लिखा। नाउ कम सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स इज व्हाट? क्रेडिटर्स इज लायबिलिटी टू मी एंड लायबिलिटी इंक्रीज ऑन क्रेडिट साइड, सो लायबिलिटी का क्या बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा, इसलिए हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स को लायबिलिटी साइड और क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस लिखा। नाउ कम बैंक लोन। बैंक लोन क्या है? बैंक लोन भी कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि वो लोन जो आपने लिया बैंक से वो आपको रिपे करना है। तो लायबिलिटी इज व्हाट? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस दैट they have to pay after certain period of time. So loan being a liability and liability increase, or we can say liability has a debit balance, that is liability has a credit balance, that is why we have written bank loan in credit side of the trial balance. Now come rates and taxes. Rates and taxes, there's so many taxes we pay. We can say taxes, property tax, water tax, electricity tax. There's so many taxes which we pay to the government, that is an expense to the company or the business. तो एक्सपेंस इंक्रीज ऑन द डेबिट साइड, इसलिए रेट्स एंड टैक्सेस को जो भी बैलेंस है, बिकॉज एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होगा और इस एक्सपेंस का क्या नाम है? रेट्स एंड टैक्सेस, सो वी रिटर्न इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। द नेक्स्ट इज मशीनरी. मशीनरी इज व्हाट? मशीनरी इज एन asset to me because I'm going to use it over the period. I hope you understand the definition of asset liability that I've cleared and prepared a video on that, so to have a clarity of asset liability expense and all those stuff. If you are not aware, I'll request you कि आप वो वीडियो देखें तो आपको क्लैरिटी आएगी, so that it will help you to move forward in the next coming chapters in your course. Okay, so now machinery asset है, asset increase डेबिट साइड में होती है, और वी कैन से डेबिट बैलेंस होता है asset का, इसलिए हमने ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में मशीनरी लिखा। इंश्योरेंस मेरा खर्चा है, क्योंकि मैंने किसी चीज़ की इंश्योरेंस ली, चाहे वो गाड़ी की इंश्योरेंस हो सकती है, बिल्डिंग की इंश्योरेंस हो सकती है, प्लाट की इंश्योरेंस हो सकती है, तो वो इंश्योरेंस का जो मैंने पैसा दिया, खर्चा किया, और खर्चा इंक्रीज डेबिट साइड में होते हैं, और वी कैन से एक्सपेंस एज ए डेबिट बैलेंस, तो इसलिए इंश्योरेंस को मैंने डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस लिखा। बैड डेट्स क्या होते हैं? अब जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं, जैसे इसमें कैरिज इनवर्ट समझा आपने, आउटवर्ड समझा, इन्वेस्टमेंट समझा, और परचेजेस रिटर्न समझी, रिटर्न इनवर्ट समझी, रिटर्न आउटवर्ड। सो देयर सो मेनी टर्म्स विच इज बीइंग यूज्ड, पर उसको चीज़ें जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते हैं ज़्यादा समझ में आए। बैड डेट्स क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। वो डेट्स जो मेरे बैड हो गए, मतलब मेरे को किसी से पैसा लेना और उसने मेरे को वो पैसा दिया नहीं, अगर उसने मेरे को वो पैसा दिया नहीं, अगर आपने किसी को सामान बेचा 5,000 रुपये का और उसने आपको वो पैसा नहीं दिया, तो वो क्या हो गया? आपका वो लॉस हुआ, एंड बैड डेट्स बीइंग ए लॉस, एंड लॉस इंक्रीज किस तरह होता है? डेबिट साइड। क्लियर? अगर लॉस डेबिट साइड में इंक्रीज होता है तो लॉस का डेबिट बैलेंस होगा, इसलिए बैड डेट्स को हम डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस लिखते हैं। अब कैपिटल जैसे बताया, कैपिटल बीइंग ए लायबिलिटी टू द बिजनेस। क्यों? क्योंकि ओनर और बिजनेस दो डिफरेंट एंटिटी होते हैं, इसीलिए कैपिटल बीइंग ए लायबिलिटी टू द बिजनेस। और वी कैन से आल्सो कैपिटल का भी अकाउंट में हमने जो अभी देखा इंक्रीज क्रेडिट साइड में होता है, तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हमने कैपिटल को क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस लिखा। एंड वंस वी डू द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड, इट मैचेस, it only ensures that
arithmetically all things are provided or recorded correctly. अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एरर्स होते हैं और उन एरर्स को हम कैसे ठीक करते हैं, वो सब विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. Till that time I'll say take care, bye bye, God bless you, thank you.